ए वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स क्लास 10th। बेटा आज हम खिलाफत मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। हमने जलियांवाला बाग डिस्कस किया, रॉलेट एक्ट डिस्कस किया। 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट भी इम्प्लीमेंट किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू मुस्लिम और हिंदूज कम्युनिटी के यानी कि इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट में। उसके साथ साथ जलियांवाला बाग जनरल डायर ने ओपन फायर करने का ऑर्डर दिया, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर किल्ड। उसके बाद लोकल पीपल्स ने एजिटेशन किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर, उनको डिमोलिश किया। उसके साथ साथ पुलिस से टकराव किया। बहुत सारे इंसिडेंट उसके अंदर राइज हुए और जलियांवाला बाग के टाइम पीरियड के अंदर ही उन लोगों ने स्ट्राइक की, क्योंकि बिना किसी इंफॉर्मेशन के जनरल डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर पास आउट किया, जिसके अंदर हज़ारों इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो मर गए। उसके बाद महात्मा गांधी ने उसी के अगेंस्ट एक सत्याग्रह लागू किया, लेकिन वो नॉन वायलेंस के प्लेस में वायलेंस में चेंज हो गया। उसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि आज का टाइम वो है कि जब हम किसी एक सेपरेट कम्युनिटी को लेकर मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, बल्कि इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी के हैं सोसाइटी की, जो कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, उन दोनों कम्युनिटी को साथ लेकर एक नया मूवमेंट, एक नया क्या कहना चाहिए आंदोलन स्टार्ट किया जाए। उन्हें महसूस हुआ उस टाइम पर, तो उन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह। जब रॉलेट सत्याग्रह हुआ और उसके बाद उन्हें वो नॉन वायलेंस में चेंज होता नजर आया, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट के टाइम पर महात्मा गांधी ने जो है वो ये ज़रूरत समझी कि अब एक नया मूवमेंट लॉन्च किया जाए। तो उन्होंने ए मोर वाइड मूवमेंट इन इंडिया के एक नया मूवमेंट लॉन्च किया जाए, बट ही वाज श्योर दैट नो सच मूवमेंट could be organized without bringing the Hindu and the Muslim closer together। तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कस की है कि अब तक जितने भी सत्याग्रह हुए, जितने भी मूवमेंट हुए इंडिया को फ्री करने के लिए या अपने राइट्स को मनवाने के लिए, वो सब अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटी, अलग अलग हिंदू कम्युनिटी के सेपरेशन के बेस पर था। लेकिन महात्मा गांधी ने इस टाइम जब उनका वो मूवमेंट, वो सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट था, वो फेल हो गया। उसके अंदर हजारों लोग मर गए और क्या कहना चाहिए लोगों पर, गांव वालों पर अत्याचार होने लगा, वो वायलेंस में बदल गया। तो महात्मा गांधी ने के माइंड में एक विचार आया, तो उन्होंने उस थॉट को अपने रियलिटी के अंदर चेंज करना चाहा और ये बात कही, ही वाज श्योर दैट नो सच मूवमेंट के कोई भी, मैं ये बिल्कुल साबित कर सकता हूँ, मैं ये बिल्कुल इसके लिए निश्चित हो सकता हूँ कि दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू, कि कोई भी मूवमेंट जो है वो किसी एक कम्युनिटी के थ्रू पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को दोनों को क्लोजर लाकर न खड़ा कर दें, एक साथ न खड़ा कर दें। तो उन्होंने डिसाइड किया, ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तब उन्हें ये महसूस हुआ कि एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया जाए तो उन जो हिंदू और मुस्लिम जिसके अंदर क्लोजर हों, तो उन्होंने उसका नाम खिलाफत इशू या खिलाफत मूवमेंट रखा। फिर उसके लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए एक खिलाफत कम्युनिटी को फॉर्म किया गया, बनाई गई, डेवलप की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ। अब जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया उसके लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई, और खिलाफत कमेटी जो बनाई गई वो इन लीडर्स के लीडरशिप में इन्फॉर्म की गई। सबसे पहले नाम आता है मौलाना आज़ाद का, उसके बाद नाम आता है हकीम अजमल खां का, और उसके बाद नाम आता है हजरत मोहानी का। ये तीन नाम अपने आप में बहुत ही पॉपुलर नेम एंड फेम रखते हैं, इसलिए उस टाइम पर भी रखते थे और आज इंडियन हिस्ट्री में भी रखते हैं। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी को डेवलप करने के लिए, फॉर्म करने के लिए मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हजरत मोहिनी की लीडरशिप के अंदर खिलाफत कमेटी स्टार्ट की, और फिर खिलाफत मूवमेंट को एक नया टर्न मिला।
अब उन मुस्लिम लीडर्स के बीच में जो हिंदू लीडर्स के साथ एग्रीमेंट हुआ और महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कराया, तो तभी जो खिलाफत कमेटी स्टार्ट हुई और बनी, तो उसके अंदर 3 जो लीडर्स थे बहुत इम्पोर्टेंट, मौलाना आज़ाद और मौलाना मोहिनी, तो उनकी लीडरशिप के अंदर जब आपकी खिलाफत कमेटी स्टार्ट हुई तो उसके अंदर कुछ मुस्लिम स्मॉल लीडर्स मौजूद थे। तो वहाँ पर उनमें से एक नाम मोहम्मद अली और शौकत अली बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के माइंड में उस खिलाफत मूवमेंट के को लेकर कुछ थॉट्स थे, कुछ विचार थे, कुछ चीज़ें थी जो उन्हें अपनी क्लैरिफाई करनी थी, और उन्होंने इट बिगेन टू डिस्कस विद द महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। तो उन्होंने, उनके माइंड में कुछ डाउट थे, तो उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली ने, इन दोनों ने महात्मा गांधी के साथ उस खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने के कुछ पॉइंट पर डिस्कशन किया। और सबसे मेन जो डिस्कशन था, उन्होंने कहा है कि वो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये हम दोनों जो है कम्युनिटी एक साथ इकट्ठा रहें, यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। तो इस इशू पर जो है, यानी कि देश को आज़ाद कराने के इशू पर जो है, ये क्या गारंटी होगी कि दोनों कम्युनिटी जो है वो आपस में मिलजुल कर इस खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कराएंगे। गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ यूनाइटिंग हिंदूज एंड मोहम्मदीन्स एज वुड नॉट अराइज इन 100 years। अब गांधी जी जो है वो उनके उस टॉपिक को, उस थॉट को समझे, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर जो है वो हमें मिल रहा है। और आज तक हमने जितने भी मूवमेंट स्टार्ट किए हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट कराया है, वो सब जो है कुछ टाइम तक सक्सेस रहे, लेकिन बाद में जाकर वो फेल हो गए। लेकिन जो हमारा एम था अचीव करने का, अपने कंट्री को क्या कहना चाहिए, फ्री कराने का ब्रिटिशर्स से, वो एम जो है वो हमारा किसी भी मूवमेंट के थ्रू जो है सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर हमारी इंडिया के अंदर रहने वाली 2 मेजॉरिटी की कम्युनिटी को, उनके सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स की दोनों कम्युनिटी को एक साथ अटैच कर लिया जाए, एक साथ कलेक्ट कर लिया जाए, और तब कोई नया मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, तो वो जहाँ तक चीज़ मैं जानता हूँ और आप भी मानते होंगे कि ये जो हमारा इंडिया के फ्री होने का टारगेट है, ये कहीं तक अचीव हो सकता है अगर हम दोनों कम्युनिटी यूनाइट होकर, एकजुट होकर हम इस मूवमेंट को स्टार्ट करें। और दोनों कम्युनिटी के लोग, चाहे वो हिंदूज हो या मोहम्मदीन्स हो, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के मानने वाले हों, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आज तक नहीं मिली हज़ारों सालों से, कि हम अपने देश को आज़ाद करा सकें। दोनों कम्युनिटी एक साथ मिलकर, तो यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहें तो दोनों ये क्या कहना चाहिए, कम्युनिटी इस अपॉर्चुनिटी को कैच ऑन कर सकते हैं और हम इस मूवमेंट को आगे की तरफ चला सकते हैं। और जब हमारी दोनों कम्युनिटी की स्ट्रॉन्गनेस, जब दोनों कम्युनिटी यूनाइट हो जाएंगी तो एक स्ट्रॉन्गनेस मिल जाएगी, हमारे मूवमेंट को एक मूवमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि हमारा कंट्री भी यूनाइट क्या कहना चाहिए, फ्री हो जाएगा और हम दोनों कम्युनिटी यूनाइट हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने टॉपिक डिस्कस किया था कि दोनों के लिए इंडियन कम्युनिटी के अंदर, यानी इंडियन नेशन के अंदर हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसको महात्मा गांधी ने जो है ये उस टाइम को ध्यान में रखकर ये कैच किया कि अगर दोनों कम्युनिटी मिल जाएं तो हमारा देश जो है वो इन ब्रिटिशर्स से, इस क्या कहना चाहिए, गुलामी से आज़ाद हो जाएगा। तो ये जो मैंने टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया है डिटेल में, ये आप इसको पढ़ेंगे और इसमें कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही होगी, कोई आप क्या कहना चाहिए, कोई टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट जो आपके माइंड से स्किप हो रहा होगा, तो आप उससे पूछ सकते हैं। Now we are going to discuss some important points. I am going to discuss here, which are given below. यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो कि खिलाफत मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला, बॉयकॉट सिविल सर्विसेज।
कि सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट किया गया। उसके अंदर पुलिस का, आर्मी का, ब्रिटिश कोर्ट्स का, इन सब का बॉयकॉट कर दिया गया। ये खिलाफत मूवमेंट में पहला पॉइंट रखा गया कि कोई भी इंडियन जो है वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता हो या हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, वो सिविल सर्विसेज में नहीं जाएगा, पुलिस के अंदर नहीं जाएगा, आर्मी के अंदर नहीं इन्वॉल्व होगा, ब्रिटिश कोर्ट में नहीं अपॉइंट किया होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्ट होने के बाद में नहीं जाएगा, कोई ब्रिटिशर्स के स्कूल्स और कॉलेजेस जो डेवलप किए गए हैं उनके अंदर कोई एडमिशन भी नहीं लेगा। यानी कि हर चीज़ जो है जो ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल है वो उनको उन सब का बॉयकॉट इस खिलाफत मूवमेंट में पहली प्रायोरिटी होगी। दूसरा, ब्रिटिश गुड्स रिप्लेस्ड बाय डोमेस्टिक और सोशल गुड्स। दूसरा जो पॉइंट डिस्कस किया गया खिलाफत मूवमेंट के अंदर ये किया गया कि जितने भी ब्रिटिश गुड्स हम यूज़ कर रहे थे वो आज तक कर रहे थे, उन्हें हम ख़त्म करेंगे और ब्रिटिश गुड्स की जगह पर हम डोमेस्टिक गुड्स या स्वदेशी गुड्स को यूज़ करेंगे। ये दूसरा पॉइंट इस खिलाफत मूवमेंट के अंदर बताया गया। और उसके साथ साथ क्योंकि जब हम स्वदेशी गुड्स यूज़ करेंगे, डोमेस्टिक गुड्स यूज़ करेंगे तो उनके लिए इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब इंडस्ट्रीज़ का होना ज़रूरी है तो वो इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया की खुद की हैं उनको डेवलप किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट डिस्कस किया गया टू प्रमोट कॉटन इंडस्ट्रीज, कि जब कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तभी हम अपने डोमेस्टिक गुड्स को प्रोड्यूस कर सकेंगे, तभी वो गुड्स मार्केट के अंदर आसानी के साथ इंडियन कस्टमर्स को अवेलेबल होंगे इंडियन मार्केट के अंदर। तो उसको कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करना भी खिलाफत मूवमेंट के अंदर एक पॉइंट डिस्कस किया गया और इसके लिए इसको भी एक प्रायोरिटी एक पार्ट पर रखा गया। और ये भी जैसे एक किसी प्लान का बैकअप प्लान होता है, ऐसे ही महात्मा गांधी ने जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोचा, उसे लॉन्च करना चाहा और हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में क्या डिस्कशन किया, तो उन्होंने उसके साथ साथ अपना एक बैकअप प्लान भी रखा। तो वो बैकअप प्लान क्या था कि अगर किसी वजह से गवर्नमेंट का कोई सेपरेशन होता है या गवर्नमेंट का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर होता है तो हम इस खिलाफत मूवमेंट को क्लोज करने के बाद हम और दो नए मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें महात्मा गांधी ने एक नाम दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का और दूसरा नाम दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्योंकि आज तक जितने भी मूवमेंट स्टार्ट किए गए उनका कभी भी बैकअप मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया गया, वो बैकअप प्लान तैयार नहीं किया गया, उसकी प्लानिंग नहीं की गई, इसलिए वो मूवमेंट जो हैं वो हमारे फेल हो गए। और दूसरा कारण मैंने आपको अभी बताया कुछ टाइम पहले कि जब हमारी इंडिया की दोनों मेजोरिटी की कम्युनिटीज़ एक साथ नहीं कोई मूवमेंट लेकर चली, दोनों सेपरेट मूवमेंट लेकर चली, तो वो भी हमारी इंडिया को फ्री करने के लिए जो है वो फेल हो गया मूवमेंट। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसके साथ एक प्रिकॉशन रखा कि अगर किसी वजह से गवर्नमेंट का कोई हमारे पर प्रेशर पड़ता है, वो हम किसी उसके सप्रेशन में आते हैं, तो हमारे पास दो मूवमेंट और स्टार्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आफ्टर द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, Gandhi ji will be started civil disobedience movement, and when the civil disobedience failed, in case then the other movement, non cooperation movement, will be started. तो हमने महात्मा गांधी जी ने हमारे साथ ये डिस्कशन रखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तैयार किया जाए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तैयार किया जाए। तो हमारे पास ये दो बैकअप प्लान रहेंगे खिलाफत मूवमेंट के बाद स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हम जो है बीच में कोई गैप ऐसा नहीं देना चाहते कि जिससे कि हमारा मूवमेंट और हमारी जो मूवमेंट के अंदर जो पीपल्स हैं उनकी पावर, उनकी स्ट्रांगनेस खत्म हो जाए। इसलिए खिलाफत मूवमेंट को हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ लेकर चला गया और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और कोऑपरेशन मूवमेंट को एक बैकअप के रूप में रखा गया। तो मैंने आपके सामने ये जो टॉपिक था डिस्कशन का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये मैंने आपके सामने रखा। अब आप इसे डिटेल में ये रीड आउट करेंगे, और क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब महात्मा गांधी का जलियांवाला बाग मैसेकर
का इंसिडेंट अराइज हुआ, उसके बाद क्या कहना चाहिए, रोलेट एक्ट अराइज हुआ। रोलेट एक्ट जब फेल हो गया क्योंकि महात्मा गांधी को स्टेप बैकवर्ड करना पड़ा, अपने कदम पीछे हटाने पड़े, क्योंकि उन्होंने गाँव वालों को, लोगों को, गरीब लोगों को सताना स्टार्ट कर दिया। वो नॉन वायलेंस को वायलेंस में चेंज करना चाहा और वो वहाँ पर वायलेंस अराइज हो गई, तो उन्होंने अपना जो स्टेप था वो बैक साइड कर लिया और उसी के बाद ये डिसाइड किया कुछ टाइम बाद कि खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए। ये मैंने खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपको डिस्कस किया है और उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप इनको रीड कीजिए।